तो कैसे हो दोस्तों। जैसा कि आप मेरा नाम जानते हो, मेरा नाम क्या है फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। अरसलान। ठीक है। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ भी आपको सजेशन हो, आपको लगे कि सर आपको ऐसा पढ़ाना चाहिए या भैया आपको ऐसा पढ़ाना चाहिए, या दोस्त जो चाहो आप जो समझ सकते हो, जो चाहो आप बुला सकते हो। ठीक है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इस टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। अटेम्प्ट स्पेलिंग मुझे सही से याद नहीं होती चीज़ों की। आप लोग भी जानते हो फेसबुक ने सबको बर्बाद कर दिया है, व्हाट्सएप ने शॉर्टकट चल रहा है आजकल। तो हाउ टू क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, कुछ बातें करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी, और नीट क्या है, कैसे चलता है नीट का पैटर्न, और किस तरह से कहानी, आपको क्या रैंक लानी पड़ेगी, आपको किस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो नीट, इसके लिए इस टॉपिक के लिए हम दो लेवल में बात करेंगे। एक तो उन स्टूडेंट के लिए जो किसमें है, ट्वेल्थ में, तो ज्यादातर फोकस मेरा इन पे होगा, कम से कम मेहनत करके और सही मेहनत करके फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट कैसे क्लियर किया जाए। और दूसरा हम बात करेंगे ड्रॉपर्स के लिए। दूसरा हम क्या बात करेंगे, ड्रॉपर्स के लिए सजेशन। देखिए, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, 3 सालों से 4 सालों से मैं नीट को, पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ। आप बोलोगे यार ये तो बच्चा जैसा दिखता है, कैसे एनालाइज कर रहा है। तो मुझे पेपर को एनालाइज करने का बहुत ही ज्यादा शौक है। तो मैं क्वेश्चंस ढूंढता हूँ कि एनसीईआरटी की किस लाइन से क्वेश्चन आया, 11th के क्वेश्चन कितने आए, 12th के क्वेश्चन कितने आए, सिर्फ और बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेक्शन में। मैं आपको फिजिक्स सेक्शन में नहीं बता सकता कि कहाँ से कितने और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो बात करेंगे ट्वेल्थ और ड्रॉपर की अलग अलग। पहले बात कर लेते हैं नीट क्या है और नीट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को काफी ज्यादा पसीना दिख रहा होगा मेरे चेहरे पर, तो पहले बता रखा है फ्लैश लाइट्स जल रहे हैं और फैन ऑफ है, तो इसलिए आपको दिख रहा होगा। अच्छा, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी आपको लगे कि आपने सर ने आपने गलत बता दिया, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कोई सामने अगर ना बैठा हो, मैं रियल क्लास में ना हूँ, सामने अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कभी जोश जोश में या कभी फ्लो में कुछ बातें निकल जाती हैं जो गलत है, और ये रिकॉर्ड हो जाती है, तो मैं उसको बाद में करेक्ट भी नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूंगा शो नोट्स या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं ये बातें मैंने गलत बोल दी। ठीक है। और जो भी ये स्टार्ट करते हैं, जैसे पिछले वीडियो में मैंने क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व बोला सही नहीं है, एक तरह से सही है, लेकिन ज्यादा लेम लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रिवॉल्व करता है, जाहिलों के लैंग्वेज में। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव कर रहा है। तो इसके बारे में फिर जो वो बेसिक था एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 में ये बातें मैंने बोल दी थी, तो वो तो बेसिक था, तो आप चेक कर सकते हैं। तो रियल बातें चैप्टर्स में बताऊंगा। ठीक है। तो नीट के बारे में बात करते हैं। नीट क्या है, एक टेस्ट है जिसकी वजह से आप, अगर आपने क्वालिफाई करते हो, आप कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे, तो आप क्या बन जाओगे, आपका डॉक्टर बनने का सपना क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो नीट होता है 720 मार्क्स। कितने मार्क्स पे होते हैं आपको मालूम होगा, ये बेसिक सारी चीजें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस आपको नीट के बारे में तो मालूम होगा। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, ये तो जनरल है, नीट कितने मार्क्स का होता है। नीट होता है 720 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन होते हैं 180, मतलब 180 इंटू 4 कीजिएगा तो 720, यानी वन क्वेश्चन सही करने के आपको कितने मिलते हैं, आपको 720 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। 4 साल 5 साल पहले की बात करें तो अगर आप 420 लेके आ जाते थे, तो आपको क्या मिल जाता था, उस जमाने में AIPMT होता था, 420 440 450 लिया है आप, तो आपका स्कोर चांसेस हो जाता था, आपको कॉलेज मिल जाते थे गवर्नमेंट MBBS। लेकिन अब जमाना बदल गया है, इस साल भी कट ऑफ काफी हाई जाएगी, और अगले साल तकरीबन आपको मिनिमम 500 लाना होगा। ठीक है। मैं बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बात करूंगा, खास करके 12th के बच्चों के लिए। 12th के बच्चे सपने देख लेते हैं, अच्छा ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और होता उनसे कुछ नहीं है। ठीक है। तो रियल बातें करेंगे कैसे नीट का निकलना है। नीट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 3 सेक्शन से। आपका पहला सेक्शन बायोलॉजी की बात करेंगे। ऑब्वियस मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, और जहां मैं पढ़ाता हूँ वहां बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, और कभी कभी केमिस्ट्री। और फिर है केमिस्ट्री का सेक्शन होता है आपका, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। और एक आपका है फिजिक्स का वीडियो, फिजिक्स के लिए यहां से आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं 90 क्वेश्चन, यानी 90 इंटू 4 कीजिएगा तो 360। यहां से आते हैं 45 क्वेश्चन, इंटू 4 कीजिएगा तो 180। और यहां से बात करेंगे 45
क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आते हैं आपके 180 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपको लाना कितना है 500। 500 कैसे लाएं 12th के बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी 50% तकरीबन आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले बायोलॉजी सेक्शन में कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं, और फिजिक्स में कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। और 12th के बच्चों के लिए बात करते हैं। 12th के बच्चों के लिए स्टार्ट करते हैं कि 12th के बच्चे कैसे नीट क्रैक कर सकें, ठीक है। जो अभी करेंटली 12th में, अभी आपका स्टार्ट हो गया जुलाई। आपको बहुत ही, जो भी 12th के बच्चे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होना होगा। प्रैक्टिकल मतलब सपने नहीं देखने कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। जो करना है अभी आज से ही, आपने वीडियो देखा, जैसा मैंने बताया आपको उससे फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो हाँ, चांसेस घट जाएंगे। कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत ही जरूरी है फॉलो करना नीट क्रैक करने के लिए, ठीक है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको मेहनत तो जरूर करनी होगी। आप कितने इंटेलिजेंट हो डजंट मैटर, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप अपने बुक्स को टाइम नहीं दोगे, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने जा रहा, ठीक। अच्छा, अभी चल रहा है जुलाई, अभी चल रहा है जुलाई 2017, 2K17। आपका पेपर होगा तकरीबन मई में होता है, आपका मई में पेपर होगा 2018 में। 12th के बच्चों, आप 11th पास कर गए। अब मैं ज्यादातर बच्चे एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ। जो पढ़ने में अच्छे हैं तो वो तो निकाल ही लेंगे, वो कोचिंग ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। जो कोचिंग नहीं ले रहा है, जो हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम, कोचिंग नहीं ले रहा है या सही जगह नहीं ले रहा है, नीट के हिसाब का नहीं पढ़ा रहे हैं, बोर्ड को फोकस कर रहे हैं, या आपके बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उस बच्चों के लिए मैं ज्यादातर मेरा वीडियोज होते हैं, ठीक है, या होंगे। तो आप 11th पास कर गए हो तभी आप 12th में है। 11th में आपने पढ़ी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यकीन मानिए फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, आपको सिर्फ चैप्टर्स का नाम मालूम होगा, सारे कॉन्सेप्ट आप भूल गए हो। यकीन मानिए, हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो, लेकिन ज्यादातर मैंने बताया ना, मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ। ज्यादातर बच्चों से मैं मिलता हूँ जो फेल करते हैं। क्लास में 50 बच्चों के में से 40 बच्चों का यही हाल होता है, फिजिक्स 12th में आ गए, कुछ नहीं आ रहा होता है ज्यादातर। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके सब। केमिस्ट्री भैया 6 महीने 7 महीने तो आपको मिलते हैं 11th पास करने के लिए, सिलेबस 12th से भी ज्यादा होता है। क्या आप कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। केमिस्ट्री में भी तकरीबन आप समझिए आपको कुछ भी नहीं आता है, नीट के लेवल का नहीं आता है। हाँ, आपसे कोई बच्चा पूछे कुछ बता दो तो आप बता सकते हो, नीट क्रैक करने के लायक यहाँ भी आपको कुछ नहीं आता है। बायोलॉजी में हो सकता है कुछ चैप्टर्स आप करके पास कर जाओ, तो आपको यहाँ भी कुछ नहीं आता है। तो 720 में से आपके मार्क्स यानी 360 बच गए, यानी आपके 360 तो गए। आपको 360 मार्क्स आते ही नहीं है, हकीकत बात बता रहा हूं, आपको 360 मार्क्स तो आते ही नहीं। आप सिर्फ 360 मार्क्स का सिलेबस हो सकता है आप प्रिपेयर कर लो। 11th का टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने का। क्यों नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? आप भी सोच रहे हो क्या बात कर रहा है पागलों जैसी, कैसे तुम मुझे जानते हो? सोच रहे होगे अरे मैं कर लूंगा, मैं ये रहा, मैं 10 CGP लेके आ रहा हूँ, और मैंने भी बहुत सारे परसेंटेज लाए। डजेंट मैटर, आपको करना कैसे वो बताता हूँ प्रैक्टिकल डेटा से। आप 360 तो आप भूल जाओ, 11th का कुछ नहीं आता आपको, तो भैया आप तो सिलेक्शन रुक गया। कैसे सिलेक्शन होगा? ठीक है, मैं बताता हूं कैसे सिलेक्शन होगा। जो चीज बता रहा हूं उसे फॉलो करना है। खास करके जो दिल्ली के स्कूलों की बात करूंगा मैं भी। अभी आपका जैसे ही स्कूल खुलेगा तो आपका फर्स्ट यूटी होगा, 12th का फर्स्ट यूटी मतलब यूनिट टेस्ट होगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे, 5 सब्जेक्ट होते हैं, सबके होंगे। फर्स्ट यूटी होगा, ठीक है। या तो हो गया होगा, छुट्टियों से पहले भी स्कूल खुलने वाला होगा। फर्स्ट यूटी होने के बाद आपको प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे, स्कूल के प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे आपके, मतलब स्कूल के प्रैक्टिकल्स, और क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। जो फेलियर होते हैं ना, या जो एवरेज होते हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे होते, वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते हैं। जो आपका स्कूल का प्रैक्टिकल होता है, इंटरनल प्रैक्टिकल्स होते हैं हाफ ईयरली में, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि 2 दिन पहले किसी की नोट्स बुक लिए और टेपना शुरू कर दिया। इफ यू वांट टू सिलेक्टेड इन द नीट यू मस्ट फॉलो दीज रूल्स, ठीक है। क्या रूल है देखते हैं। रूल ये है कि जिन बच्चों, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल ये सब पे ध्यान नहीं देते हैं। जब प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, प्री बोर्ड बोले तो नवंबर आ गया, जब नवंबर स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना ही प्री बोर्ड के लिए पढ़ पाते हैं ना ही बोर्ड के लिए। ज्यादातर बच्चों की बात कर रहा हूं, ना ही प्री बोर्ड के लिए पढ़ पाते हैं ना ही बोर्ड के लिए। क्यों?
क्योंकि वो तो आलसी थे, साल भर उन्होंने कुछ नहीं किया, बंक करके मूवी देखने जा रहे हैं, या हो सकता है घर पे छुट्टी कर रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, बस दोस्तों से मिल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे होंगे नवंबर में? एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। टॉपर्स को तो मालूम है उन्हें क्या करना है, उन्हें वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, दे नो व्हाट टू डू। तो नवंबर में वो बच्चे क्या कर रहे होंगे? प्रैक्टिकल्स लिख रहे होंगे। क्या? प्रैक्टिकल्स लिख रहे होंगे, मोटी मोटी। बायो की प्रैक्टिकल इतनी मोटी बनती है 150 से 200 पेज की। आपकी फिर प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, उनको आइडिया ही नहीं प्रोजेक्ट कैसे बनाए, दूसरे की प्रोजेक्ट ला रहे हैं, दूसरे स्कूल की, ताकि क्योंकि सेम स्कूल के बच्चों से प्रोजेक्ट कॉपी करेंगे तो सेम प्रोजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर उधर से प्रोजेक्ट इकट्ठा कर रहे हैं। आपको 3 प्रैक्टिकल कॉपी लिखनी है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी को। आपको 3 क्या करना है? 3 प्रैक्टिकल प्लस 3 फाइल बनानी, प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है। अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपको नवंबर से पहले पहले 11th के लिए कुछ ना कुछ 11th का सिलेबस करना होगा, क्योंकि जैसे ही नवंबर आ गया आपके प्री बोर्ड से स्टार्ट हो जाएंगे। प्री बोर्ड फर्स्ट, सॉरी प्री बोर्ड सेकंड, ठीक है। उसी तरह फिर फाइनल प्री बोर्ड, कोई स्कूल 2 लेते हैं, कोई 3 लेते हैं, कोई 1 लेता है। और आप क्या करेंगे? दिसंबर में आप बोर्ड्स के चक्कर में पड़ जाएंगे। फिर आपका ट्रिप ले जाते हैं, दिल्ली के स्कूल में तो ले जाते हैं घूमने फिरने, ठंड आ जाती है, लोग लेजीनेस हो जाते हैं, तो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो कुछ करना है नवंबर से पहले करना है। तो आपको क्या करना है? ये जो प्रोजेक्ट ये सब है, मैं बताऊंगा प्रोजेक्ट बनाने का तरीका क्या है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रोजेक्ट्स पीडीएफ फाइल में दे भी दूंगा कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, आप भी ये बना सकते हो। तो आप क्या करो, अभी छुट्टी चल रही होगी या छुट्टी नहीं भी चल रही है तो 3 वीकेंड, मतलब फ्राइडे की छुट्टी ले लो, या हो सकता है 1 वीक की छुट्टी ले लो, सैटरडे संडे जिस दिन बंद होता है उस वीक में छुट्टी ले लो। और मैम से क्या करना, या मैम नहीं मानती है तो क्या करना है? मैम के पास जाना है, अपने केमिस्ट्री के टीचर से, अपने फिजिक्स के टीचर से, अपने बायोलॉजी के टीचर से। दिल्ली के टीचर्स काफी कोऑपरेट करते हैं, काफी अच्छे होते हैं। मैम को बोलना है, मैम मुझे प्रोजेक्ट फाइल का टॉपिक नहीं मिल रहा है, मुझे प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाते हैं समझ नहीं आ रहा है, आप मेरी हेल्प कर दो। तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के बच्चे के प्रोजेक्ट फाइल क्या कर देते हैं, आपको दे देते हैं। तो आप मैम से प्रोजेक्ट फाइल कलेक्ट करो प्रीवियस ईयर के, और चुपचाप टेप दो, लिखने का सारा काम खत्म कर दो। फिजिक्स में भी यही करो, बायो में भी यही करो, प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट। अच्छा, बायो का प्रैक्टिकल फाइल बहुत ज्यादा मोटा होता है, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल्स तो स्कूल में करते हैं, बाकी मैक्सिमम 85% जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो प्रैक्टिकल बुक से कॉपी करना होता है आपके प्रैक्टिकल फाइल में, और डायग्राम्स कॉपी करना पड़ता है। प्रैक्टिकल बुक खरीदिए और ये बायो के 85% सिलेबस को प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर दीजिए। सॉरी, हाँ, आपके प्रैक्टिकल फाइल बायो के 85% कंप्लीट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको बाद में पढ़ने का मौका मिलेगा, नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी बाद में अच्छे परसेंटेज लाने का मौका मिलेगा। एग्जाम से पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिकल का काम खत्म कर दिया, इसका काम खत्म कर दिया, फिजिक्स में भी कर लीजिएगा इस तरह से, तो आपका बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा, कि बाद में लिखने का टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, अभी जुलाई चल रहा है, आपके स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है, आपको अगर टीचर की बात समझ में आती है तो टीचर की बात फॉलो करो, और नहीं समझ में आती है तो नहीं फॉलो करो। आपको करना क्या है, पहले बायोलॉजी की बात करते हैं, पहले बायोलॉजी सेक्शन की बात करते हैं, फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिर फिजिक्स। बायोलॉजी में कौन कौन सी यूनिट है आपके? रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है पहला। दूसरा यूनिट कौन सा है? जेनेटिक्स वाला। इसमें आपके 4 चैप्टर, 3 छोटे, 3 बड़े, 1 छोटे चैप्टर। जेनेटिक्स में 3 चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस एक मेंडल वाला चैप्टर, और तीसरा क्या है, इवोल्यूशन। उसके बाद स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर, इसमें भी शायद 3 चैप्टर है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। और उसके बाद फाइनली इकोलॉजी, इसमें कितने चैप्टर हैं आपके? 4 चैप्टर हैं शायद, ठीक है। आपको तकरीबन 50% क्वेश्चन कभी होता है कि 12 से 50% क्वेश्चन आ गए, कभी होता है 12 से 55 आ गए, यानी 55-45 चल रहा होता है। तो एवरेज लेते हैं, 12 से कितने परसेंट क्वेश्चन आएंगे? 50%, 180 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 180 मार्क्स के, ठीक है। अच्छा, तो कम से कम 180 मार्क्स आपको कंप्लीट करना है। अक्टूबर तक आपको बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। और सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना है। सबसे पहले आप सीरीज वाइज चलिए, जैसे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। रिप्रोडक्शन के 4 चैप्टर करेंगे, फिर जेनेटिक्स के करेंगे, फिर स्ट्रैटेजीज, फिर बायोटेक्नोलॉजी, फिर इकोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 के मैं बता देता हूँ, इकोलॉजी है। 12 से 15 क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूरे
पूरे 11th 12th पूरे बायोलॉजी सेक्शन में इकोलॉजी से आते हैं, सबसे आसान चैप्टर और सबसे ज्यादा क्वेश्चन। उसके बाद आपके लिए जेनेटिक्स, पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे, आजकल नहीं आ रहे। उसके बाद आप रिप्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद जेनेटिक्स, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब कैसे करना है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, ये पहले तो आप 180 मार्क्स सिक्योर करें। 500 कैसे पहुंचना है बात की बात है, पहले आपको कितना सिक्योर करना है 180, तो भाई कम से कम 180 मार्क्स का तो सिलेबस बायो में कंप्लीट करना है। कब तक, नवंबर से पहले पहले, क्योंकि नवंबर के आसपास आपका स्कूल में भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर के बाद आप चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नवंबर के बाद आपका बोर्ड्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, और उस समय जो आपके पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, आकाश नारायणा कहाँ, वो भी पढ़ना छोड़ देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के हिसाब से पढ़ते हैं। तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने हैं पढ़ने के लिए, नीट के लिए, और इसी वक्त में आप चाहो तो 11th कंप्लीट कर सकते हो। यही वक्त है आपको 11th कंप्लीट करने का। कैसे पढ़ते हैं, आप कुछ सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूं बुक। ये मेरी बुक है, जब मैं प्रिपरेशन करता था, मैं आपको बता देता हूं। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, एक क्लोजअप ले लेता हूं, एक बार देखने की कोशिश कीजिए किस तरह से मैंने बुक को अंडरलाइन किया है। आपके 95% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से होंगे। 95% में क्वेश्चन में से 75% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा के पूछ दी जाएगी, यानी डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन होंगे, कोई लिंक नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट डेफिनेशन उठा के पूछ दिया जाएगा। तो एनसीईआरटी को रीड करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी से आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी के इस लाइन से इस साल के क्वेश्चन पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2012 में, 2008 में, तो मैं वो बताऊंगा। फिर भी एक बार बुक देखिए किस तरह से पढ़ना है, और भी चैप्टर्स दिखा देता हूं आपको। ठीक है, नजदीक लेके आ जाता हूं। आपकी बुक ये होनी चाहिए, एक एक लाइन को क्या करना है, आपको अंडरलाइन करते जाना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो लाइन इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, तो उसके पास में क्या कीजिए, उसके पास में इस तरह का आप क्या कीजिएगा, प्लस पॉइंट लगा दीजिएगा। इस तरह का आप क्या कीजिएगा, प्लस पॉइंट। मतलब जब वापस आप रिवाइज करोगे तो मतलब किस प्लस पॉइंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, और जो बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उस लाइन के पास ओ साइन लगा दीजिएगा। 3-4 कलर के हाइलाइटर यूज कीजिएगा, क्योंकि जो इंसान का ब्रेन होता है, इंसान का ब्रेन किस तरह से काम कर रहा होता है, इंसान का ब्रेन काम कर रहा होता है, जब चीजें पैराग्राफ में होती हैं तो उसे कम समझ में आता है, सबसे ज्यादा समझ में आता है जो मूवीज के फॉर्म में होती है, उसके बाद पिक्चर्स के फॉर्म में, उसके बाद डायग्राम्स के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, उसके बाद पॉइंट्स के फॉर्म में समझ में आता है। फाइनली इंसान को सबसे कम समझ में आता है थ्योरी, एकदम पूरा छाप दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने एनसीईआरटी को कन्वर्ट कर लेना है, किसमें, नोट्स में। इसके लिए आपको 3 कलर के मार्कर यूज कीजिए, हाइलाइटर सॉरी, और कुछ पेन्स यूज कीजिए जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लायक इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कलर बना दीजिए, जैसे फ्लोरेसेंट कलर, यानी येलो टाइप का जो कलर का आता है, कम इंपॉर्टेंट के लिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट के लिए ग्रीन कलर का हाइलाइटर यूज कीजिए, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, वो आप हो सकता है पिंक कलर का आप हाइलाइटर यूज करें। तो इससे जब आप पढ़ेंगे तो अलग अलग कलर के लाइन होने की वजह से, अलग अलग कलर का मार्कर का लाइन होने की वजह से आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ न लग के आप किस तरह से पढ़ पाएंगे, पॉइंट्स के तरह, और पॉइंट्स की तरह पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से याद होंगी। तो बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, उसके अलावा बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और ये नहीं, अच्छा बायोलॉजी पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका, कितनी बार बायोलॉजी को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बायोलॉजी कितने बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और उसका तरीका क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई सा भी चैप्टर उठाइए। फॉर एग्जांपल मेरे सामने खुला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल SRFP, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको खोलिए, आप बिना समझे बस इंग्लिश जैसे रीड करते हैं ना, बस एक बार रीड कर जाइए, आधा घंटा लगता है। आपने रीड कर लिया, उसके बाद एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को सोच समझ के, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को सोच समझ के अंडरलाइन करके एक एक वर्ड का मतलब समझिए। जो वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा इसको गूगल कीजिए। ठीक है, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, मैं एक एक लाइन का मतलब, एक एक वर्ड का मतलब, कहाँ पे प्लस पॉइंट लगाना है, कहाँ पे ओ पॉइंट लगाना है, किस तरह से नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह से, किस लाइन से, किस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं पढ़ाऊंगा। तो आपको लेकिन खुद से भी पढ़ना है, एक एक लाइन को दोबारा। पहले तो आपने एक बार 30 मिनट में पूरा रीड कर दिया बिना समझे, उसके बाद टाइम दीजिए, 3 पेज 4 पेज,
एक टॉपिक उठाइए और उसको धीरे धीरे अंडरलाइन करके समझिए, ठीक है, उसको समझिए और अंडरलाइन कीजिए। इसी तरह आपको चैप्टर कंप्लीट, अब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट कीजिए तो 7 दिन के बाद वापस उसी चैप्टर पे आइए, फिर उस चैप्टर को शुरुआत से रिवाइज कीजिए, कहां तक, एंड तक। ऐसा आपको कम से कम एक चैप्टर को 10 से 15 बार रिवाइज करना है। एक बार में रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा। आपने चैप्टर पढ़ लिया, बच्चे क्या करते हैं, एक बार में रट्टा मारने की कोशिश किया, पूरी की पूरी, मतलब एक दिन पॉलीग्रेन कितना होता है, स्फेरिकल होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, एक जाइन आउटर मोस्ट लेयर होता है, ऐसे नहीं। अपने आप को आपने रीड कर लिया, पोलिन ग्रेन के बारे में खुद से बोलिए, अच्छा पोलिन ग्रेन के बारे में पढ़ा था, 20 से 25 होता है, उसका 50 माइक्रोमीटर का स्फेरिकल शेप होता है, अच्छा बाहर का आउटर मोस्ट लेयर तो एग्जाइन था, अंदर का आप भूल गए। ऐसे आप पढ़ रहे हो, अपने आप को बोल रहे हो, किताब रख दीजिए, अपने आप को बोल, अंदर का लेयर क्या था क्या था क्या था, आप मान लीजिए भूल गए अंदर का लेयर, बुक उठाइए, देख लीजिए, अच्छा अंदर का लेयर इंटाइन था। जब आप देखेंगे अंदर का लेयर इंटाइन था तो वो दिमाग में आपके फिट हो जाएगा, साइकोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ, और फिर वो आपको याद रहेगा। तो इसी तरह से चीजें एक बार में रट्टा नहीं मारना है, बस आपको 10 से 15 बार पढ़ने का मतलब चीजों को आधा से 1 घंटा, एक बार रट्टा नहीं मारना है, चीजों को बस रीड करना है, समझते, जैसे पहली बार रीड किया था वैसी दूसरी बार, वैसी तीसरी बार। इसी तरह आपको चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इसी तरह आपको बायोलॉजी के चैप्टर क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आपने 12th कर लिया, उसके बाद आपको नवंबर से पहले 11th के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इस तरह से आपके 12th के 180 मार्क्स के चैप्टर कंप्लीट हो गए। मैं आपको नवंबर से पहले तक कोशिश करूंगा 12th के सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूं। बस बने रहिए और कमेंट करते रहिए अगर आपको कुछ बातें समझ नहीं आती हैं, कुछ करना चाहते हैं। आपके पास कौन सा, कितने महीने बच गए, जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने। सबसे पहले 11th का आप कौन सा चैप्टर करेंगे, सेल चैप्टर करेंगे, सेल यूनिट आपको कंप्लीट करना है। सेल यूनिट बहुत 4 क्वेश्चन सेल से होते हैं भैया। उसके बाद आप अगले अगस्त में करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, अगस्त में करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके बाद कितने चैप्टर्स हैं 11th में, पहला तो आपको किंगडम वाला चैप्टर है, दूसरा सेल मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, ठीक है, उसके बाद सेल का चैप्टर है, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है, उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी। 1 2 3 4 5 यूनिट है। आपने 1 यूनिट जुलाई में करना है, 1 यूनिट आपको अगस्त में करना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी इसलिए बोला, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 5 पेज के, और क्वेश्चन तकरीबन 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, और बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ये भी सेल भी छोटा चैप्टर है, इसमें सेल साइकिल भी छोटा चैप्टर है। तो छोटे से, अभी आपका बोर्ड चल रहा है इसलिए इन चैप्टर्स को भी करना है। कौन से चैप्टर को छोड़ देना है, उसको अभी नहीं करना है, वो भी बताऊंगा। आप जुलाई अगस्त सितंबर में आपको क्या करना है, ठीक है। अब डिपेंड, सितंबर में आप कीजिएगा मॉर्फोलॉजी यूनिट कर दीजिए। उसके बाद अगस्त में कुछ नहीं कीजिए, इन चीजों को रिवाइज कीजिए। अब कौन सा यूनिट बच गया, प्लांट फिजियोलॉजी बच गया और किंगडम वाला चैप्टर बच गया। जब आपका बोर्ड्स का एग्जाम हो जाएगा तो आपके पास तकरीबन 1.5 मंथ होंगे, ठीक है, 1.5 मंथ होंगे। तो वहां पर आप मेरे वीडियोस तब तक मेरे अपलोड हो चुके होंगे, वहां पर सबसे पहले कीजिएगा किंगडम का, प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कीजिएगा, फिर किंगडम। तो आपका 11th का 180 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको सेल का यूनिट और ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट डेफिनेटली कंप्लीट करना है, और मॉर्फोलॉजी का यूनिट। सिर्फ 3 महीने मांग रहा हूं, संडे का संडे छोड़िए, आप वीकेंड में कीजिए, सैटरडे और संडे बना लीजिए, 2 घंटा मुझे रोज का देना है, सैटरडे संडे, ठीक है। अगस्त में इनको रिवाइज कीजिएगा, समझ में आ रहा है। तो आपका 180 मार्क्स तो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हुआ, 180 मार्क्स यहाँ पे सिलेबस। 11th को भी वापस प्योर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करना है, या आप मेरे वीडियो को कंसल्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने बोल दिया है, ये पहले करना है, तो ये वीडियोस मैं पहले अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आपके 360 मार्क्स तो कंप्लीट हो गए, 360 मार्क्स कम से कम आप पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में, आपको लाना है 500, ठीक है, बात करते हैं। ठीक, केमिस्ट्री में बात करते हैं। यहां पे आपको बोनस मिलेगा, यहां पे 11 12 करने की जरूरत नहीं है, यहां पे साथ साथ काम चलता है, ठीक है। बताता हूं कैसे। केमिस्ट्री में 3 हिस्से होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक, मेरा फेवरेट, ऑर्गेनिक। मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं ज्यादा फेवरेट मेरा इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, जब मैं पढ़ाऊं तो आप ही डिसाइड करना। और एक होता है फिजिकल। तकरीबन फिजिकल से 13 आ जाते हैं, इन दोनों से मिला के 15 30 और 32 क्वेश्चन आ जाते हैं, 45 क्वेश्चन आएंगे, 180 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे।
इनऑर्गेनिक में यकीन मानिए, अगर आप मेरे नोट से पढ़ते हो, देखो अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। ऐसे तो केमिकल बॉन्डिंग से 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 6, और पीरियोडिक टेबल से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अपना एक टीचर्स क्या करते हैं कि 11th में ही पढ़ा दिया, 11th में मतलब पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया, बॉन्डिंग पढ़ा दिया, दोबारा 12th में काम नहीं। इनऑर्गेनिक लिंक्ड है, 11 12 लिंक्ड है। जब तक आपने 11th नहीं सीखा, जब तक आपने 12th नहीं सीखा, मतलब आपको इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर होते हैं? सबसे पहला पीरियोडिक टेबल, जिसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, 15 क्वेश्चन यहां से आएंगे। इन दो से मिलाकर तकरीबन आपके 10 से 13 क्वेश्चन आएंगे। 10 से 13 क्वेश्चन याद रखिएगा, 10 से 13। उसके बाद होता है आपका ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक में 11th में आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के 2 ग्रुप्स। उसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री में आपका आता है पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक 12th में। लेकिन इन ब्लॉक को समझने के लिए ये 2 चैप्टर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ब्लॉक केमिस्ट्री समझना चाहते हो, लोग बोलते हैं सर पी ब्लॉक समझ नहीं आता, पी ब्लॉक बहुत ही याद करना पड़ता है। अरे भाई मैंने भी रट्टा मारा था, 1 साल ड्रॉप किया, कोचिंग करने गया एलएन में, तब जाके समझ में आया। सबसे ज्यादा कम रट्टा मारना तो इनऑर्गेनिक में, प्योर कॉन्सेप्ट है। बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों एबीसीडी ऑफ इनऑर्गेनिक यानी केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल छोड़ दिया और ब्लॉक केमिस्ट्री पे पहुंच गए। अरे ये आता ही नहीं है तो ये कैसे आएगा? समझ में आ रहा है? 11 12 कुछ नहीं होता है, यहाँ पे लिंक्ड होता है, लिंक्ड पढ़ना है। यहाँ पे बोर्ड्स के बच्चों बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो? अरे इनऑर्गेनिक में 1.5 महीना 2 महीने मुझे दे दो, इनऑर्गेनिक के बोर्ड्स में तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, कम से कम 20 नंबर के आसपास क्वेश्चन आएंगे इनऑर्गेनिक से, या 18 नंबर के। मेरे को दे दो 2 महीने, अब 15 क्वेश्चन नीट के, 2 महीने में 15 क्वेश्चन करवा रहे हो और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 15 20 सेकंड में एक क्वेश्चन आपके कब करोगे आप? बोर्ड्स नीट में करोगे, यकीन मानो बहुत अच्छे से करोगे। एम्स के क्वेश्चन कर लोगे, आईआईटी एडवांस के इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करोगे तुम, सब्र रखो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। एक आता है आपका मेटलर्जी नाम का चैप्टर आता है 12th में। कुछ हाइड्रोजन बोलोगे, हाइड्रोजन चैप्टर छूट गया तो हाइड्रोजन इसी में कंप्लीट हो जाता है, इस 2 चैप्टर में हाइड्रोजन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कुछ बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं रिडॉक्स रिएक्शन सर हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक में पढ़ाते हैं, लेकिन हम तो फिजिकल में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक 3 बहुत सारे हिस्सों का है, पता नहीं मुझे कितने हिस्से का। सबसे पहले ऑर्गेनिक भी 11 12 नहीं आता है। अगर आपको 11th आती नहीं, कभी 12th नहीं सीख सकते। अरे आपको ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर आता ही नहीं, आपको आइसोमेरिज्म आता ही नहीं, आपको ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन कैसे होता है ऑर्गेनिक में आता ही नहीं, तो आप नेम रिएक्शन डायरेक्ट रट्टा मारोगे 12th में तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप 12th में बोर्ड्स में भी अच्छा करना चाहते हो तो पहले ऑर्गेनिक का जीओसी पढ़ना होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और रिएक्शन मैकेनिज्म मैं ऑब्वियस पढ़ाऊंगा, ये पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपके बोर्ड्स में अच्छे आएंगे, तभी आप क्या करोगे, नीट में अच्छा करोगे। 15 क्वेश्चन इससे भी ले लेते हैं, एवरेज ले रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। सबसे पहले आपको सीखना होता है नॉमेनक्लेचर, 1 क्वेश्चन तकरीबन आ जाता है। उसके बाद सीखना पड़ता है आपको आइसोमेरिज्म, 2 क्वेश्चन नीट में, बोर्ड्स में भी 1 से 2 क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर से आता है। 11th में ही सिखाया जाता है नॉमेनक्लेचर पूरा 11 12 का। अरे 12th में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया जाता है चैप्टर, तो 11th में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ाया गया क्या? नाम लिखना कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ाया गया है ना, बस तो 11th का ही टॉपिक है। आइसोमेरिज्म आपको 11th में पढ़ाया गया ना, बस 11th का टॉपिक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक के लिए कभी भी एनसीईआरटी के बाहर मत जाना, आईआईटी मेंस में भी एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन नहीं आता इनऑर्गेनिक में, तो नीट एम्स तक में नहीं आता है, तो नीट का औकात तो बहुत कम है। तो इनऑर्गेनिक प्योर किससे चलेगा? प्योरली एनसीईआरटी चलेगा, लेकिन शुरू में केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल बहुत ही ज्यादा डेप्थ में चलेगा, इतना डिटेल कि आप बोलोगे सर इतना तो किताब में नहीं दे रखा है। मैं एक ही साथ पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल की भी, मतलब पी ब्लॉक एस और एफ ब्लॉक एस ब्लॉक सारी बातें केमिकल पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म, उसके बाद होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, सॉरी नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, उसके बाद आपका आ जाएगा जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके बाद आते हैं आपके चैप्टर्स। आप बोलोगे सर चैप्टर्स तो स्कूल में डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, स्कूल के टीचर भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 2 महीने लेते हैं, मैं उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए 2 मंथ लूंगा, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आप खुद 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर दोगे। यानी चैप्टर की सारी बातें कहाँ सीख लेंगे? यहाँ सीख लेंगे, और सही तरीके से सीखेंगे ताकि सारी चीजें आपको याद हो जाए।
तो आपने कितने नंबर का यहाँ पे सिलेबस कर लिया? 30। 30 इंटू 4 कितने हो गए? 3 4 12, 120। 360 आपने बायो में सीखा था, 120 यहाँ सीखा। आप कितने नंबर के क्वेश्चन करके जा रहे हो? 0, 6 to 8 और 480, 480 नंबर आपने कर लिया। अच्छा, बोलोगे सर मैं तो उससे ज्यादा कर लूंगा, आपके बिना बताए ऑर्डर पे भी कर लूंगा। भैया हकीकत, मैं भी 12th में था, सोचते समय 200 नंबर भी नहीं आ पाते हैं। आप एवरेज बच्चे हो, आप टॉपर्स नहीं हो। टॉपर भी भाई 350 पे अटक जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते हैं, करते हैं, लेकिन वो सीक्वेंस से बड़े बड़े कोचिंग ले रहे हैं, वो स्कूल के हिसाब से ध्यान नहीं देते हैं, बस वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ओपन से होते हैं वो। तो आप ओपन से नहीं हो, आप रेगुलर स्कूल कर रहे हो, तो इसी पैटर्न को फॉलो करना होगा। बहुत ही फेलियर से मिला, बहुत ही टॉपर्स के साथ मिला। कुछ दोस्त हमारे फर्स्ट में आईआईटी एडवांस क्लियर कर गए, आईआईटी दिल्ली में। कुछ दोस्त फेल कर गए बोर्ड्स में, कुछ 11th में फेल कर गए। मैं भी कभी 11th में कम पार्ट आई थी मेरी, ठीक है। तो बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे 480 आपके कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं किसकी? फिजिकल केमिस्ट्री। यकीन मानो 11th का फिजिकल केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ के जाना है। अगर चाहो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं पढ़ के जाना है। आप टाइम की वेस्टेज कर दोगे, ना ही बोर्ड में अच्छा कर पाओगे, ना ही नीट में अच्छा कर पाओगे। बोलोगे सर आप पागल हो, ऐसे ही बोल रहे हो, चैप्टर मत करके जाओ। अरे तुम्हारे पास बोर्ड्स भी तो तुम्हें क्लियर करना है, तुम्हें बोर्ड भी क्लियर करना है, तो बोर्ड्स भी क्लियर करना है, बात तो सही है। तो इसलिए इतना टाइम नहीं होगा कि 11th की फिजिकल केमिस्ट्री कर लो, तो सिर्फ और सिर्फ 12th की करनी है। 12th में कौन कौन सा करना है भैया? सोल्यूशन कर लेना, सॉलिड स्टेट कर लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्योर एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी, चैप्टर्स प्योर एनसीईआरटी। लेकिन जो मैं पढ़ाऊं उसी से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ तक कि आईआईटी मेंस की क्वेश्चन कर लोगे, गारंटी भैया मैं लेता हूँ। और समझाने की भी गारंटी मैं लेता हूँ। बहुत सारे 10th क्लास के बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा रखा है, 9th के बच्चों को समझा रखा है, तुम तो 12th में पहुंच गए, यकीन मानो। 7th में अपने भाई को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर सिखा दिया था। तो भाई ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत महान हूं, लेकिन बहुत बच्चों को पढ़ाया तो पता चल गया अपने आप को, हाँ पढ़ा सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। सोल्यूशन, सॉलिड स्टेट, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद आपका है मेन चैप्टर। इनऑर्गेनिक में सारे चैप्टर का नाम नहीं बताया था। आप बोलोगे मेटलर्जी से कितने क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन आ जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद आपका है सरफेस केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, क्योंकि प्योर थ्योरी चैप्टर बायो के बच्चों आप एक क्वेश्चन फिक्स कर लो यहाँ पे। उसके बाद आसान चैप्टर यहाँ है, थ्योरी पोर्शन से यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद सोल्यूशन से 2 ले लो, इलेक्ट्रो से 2 ले लो, एवरेज 3-4 भी हो जाता है। 2 4 5 6 7 8 क्वेश्चन तो फिजिकल केमिस्ट्री से, 8 से 10 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के इन चैप्टर से आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन भी कर लिया,